युवराज ने चंदन और वसीम के साथ मिलकर टीना की सच्चाई का पता लगा लिया था। अब वो टीना को उसी के जाल में फंसाना चाहता था। उसने प्रत्युषा के साथ समझौता कर लिया था कि वो उसके साथ प्यार का झांसा देकर और टीना की सच्चाई को उगलवा कर रहेगा। आज वो लोग सभी के सभी ब्लूबेरी होटल में डिनर के लिए जा रहे थे। क्या होगा वहां, वो तो जाने के बाद ही पता लगेगा। दोस्तों, आज के एपिसोड 451 में आपका स्वागत है। और कल के कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आप लोगों ने कमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आप लोगों ने बढ़िया बढ़िया कमेंट भी किए हैं। कल के कमेंट एज यूजुअल मैं तीसरे एपिसोड के लास्ट में ही पढ़ूंगा और मुझे कमेंट पढ़कर बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग जो भी कमेंट नहीं कर रहा है वो भी अपने अपने कमेंट ज़रूर किया करो। और दोस्तों, आज के लिए आपका सवाल है, आपके गांव या आपके शहर की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? आपके गांव या आपके शहर में ऐसी कौन सी मिठाई बनती है जिसके नाम से आपका गांव और आपका शहर जाना जाता है? आप ये हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। युवराज अपनी सदी हुई चाल में बाहर आ गया था। उसने काले रंग का टक्सीडो पहन लिया था और वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली लग रहा था। वहीं प्रत्युषा ने गुलाबी सिल्क की गाउन पहन लिया था। वो बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही थी। सभी के सभी बिल्कुल तैयार होकर बाहर आ गए थे और जैसे ही युवराज के पास प्रत्युषा आई, उसने उसकी आंखों में बड़े ही शरारत भरे लहजे से देखा और कहा, युवराज, होटल तक तो एक छोटी सी रेस हो जाए क्या? ये सुनते ही युवराज के होठों पर भी मुस्कान आ गई। उसने कहा, ठीक है राजकुमारी जी, लेकिन यह बताओ कि आप गाड़ी कौन सी चलाओगे? प्रत्युषा ने यह सोचते हुए अपनी ठोड़ी पकड़ ली। फिर उसने कहा, "ओ, अब मुझे क्या पता तुम्हारे पास कौन सी कार है, दिखाओगे तभी तो पता चलेगा। युवराज ने हल्के से मुस्कुराते हुए एक बार फिर सोचा और अपनी बहन काव्या को बोला, दीदी, आप लोग सब लोगों को लेकर ब्लूबेरी होटल पहुंचिए। मैंने वहां टेबल नंबर 7 बुक किया है। आप लोग चलिए, मैं राजकुमारी जी को कारों का कलेक्शन दिखाता हूँ और हम उसके बाद आते हैं। काव्या ने मुस्कुराते हुए हामी भर ली और कहा, तुम आराम से आ जाना, हमारी मेहमान का खास ख्याल रखना। राजकुमारी जो चाहती है उनकी हर इच्छा पूरी करना। हमारी चिंता मत करना, मैं टीना, सिंधु, बिंदु और राशि को लेकर वहां पहुंच जाऊंगी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी। प्रत्युषा ने हल्के बनावटी गुस्से में कहा, दीदी, क्या मैं अभी भी आपके लिए मेहमान हूँ? आपने तो मुझे एक पल में पराया कर दिया। उसने बड़े ही नाटकीय अंदाज में वो फुलाते हुए कहा। उसकी मासूमियत में काव्या को भी एक जरा सा अलग सा लगा और काव्या ने फिर कहा, अरे अरे नहीं प्रत्युषा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आई एम सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। प्रत्युषा ने बड़े ही मुस्कुराते हुए ठंडी आवाज में कहा, ठीक है दीदी, अगर आपने सॉरी कह दिया तो, लेकिन आगे से मुझे मेहमान मत कहना, नहीं तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। उसके बाद उसने झट से युवराज का हाथ थाम लिया और फिर आगे बोली, युवराज ने भी मुझे कहा है कि मैं उनके परिवार का ही हिस्सा हूँ, इसलिए कोई मुझे यहाँ मेहमान नहीं समझेगा। आप सब मेरे अपने हैं और युवराज भी। जैसे ही उसने ये आखिरी बात कही और युवराज का उसने हाथ पकड़ा, टीना से सहा नहीं गया। टीना अंदर ही अंदर जलने लगी थी। उसने देख लिया था कि वो किस तरह से युवराज के पास चिपकती जा रही है। जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए मुंह उठाया, काव्या ने देखा कि वो बात को बिगाड़ देगी। तभी उसने कहा, चलो टीना, हम लोग चलते हैं। युवराज और प्रत्युषा तो रेस लगाकर आएंगे। लेकिन टीना ने उनकी बात बीच में काट दी और बोली, नहीं दीदी, मैं भी तो राजकुमारी और युवराज जी के साथ ही आऊंगी। मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं फन किए हुए। आज तो मैं फन करके ही आऊंगी। लेकिन सभी लोग देख रहे थे कि टीना अंदर ही अंदर से जल रही थी और वो उनका प्लान खराब करना चाहती थी। लेकिन उससे ही पहले युवराज ने देखा कि टीना भी कुछ अलग ही अंदाज में है, तो उसने कहा, ठीक है टीना, तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन ये तो बताओ क्या तुम भी रेस करोगी? टीना ने तुरंत कहा, हाँ, मैं भी तुम दोनों के साथ रेस करूंगी। उसके बाद काव्या, सिंधु और बिंदु राशि को लेकर होटल में चली गई और युवराज राजकुमारी और टीना को लेकर अपने कार के गैराज में आ गया था। उसने आते ही कहा, ठीक है, तुम ये गाड़ियां देख लो, फिर देखते हैं किसमें ज्यादा दम है। अपनी गाड़ी चूज कर लो, फिर रेस करेंगे। जैसे ही उन्होंने गैराज में देखा, गैराज में हर तरफ बुगाटी, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, बेंटले, एस्टन मार्टिन, पोर्श,
मेबैक, मैकलार्न, सब की सब गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई म्यूजियम हो। युवराज ने जब उनके चेहरों की तरफ देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये रहा मेरा छोटा सा कलेक्शन। अब तुम्हें जो भी गाड़ी लेनी है तुम चुन लो। ध्यान रहे, रेस सिर्फ रफ्तार की नहीं, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस की भी है। तो सोच समझ कर अपना फैसला लेना। टीना और प्रत्युषा एक एक करके गाड़ियों की तरफ छूते हुए और उनकी जो डिटेल्स है उनको चेक करने के लिए आगे बढ़ती जा रही थी। उन्होंने गाड़ियों को परखना शुरू कर दिया था। कुछ ही देर में और वो एक गाड़ी के सामने रुक गई, बुगाती दीवो। युवराज ने जैसे ही राजकुमारी को देखा कि वो बुगाती दीवो के पास खड़ी है तो उसने कहा, क्या तुम्हें ये पसंद आई है? राजकुमारी ने कहा, हाँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये है भी तो मेरे जैसी तेज और तर्रार, मेरा थमे चलने वाली। टीना ने जैसे ये सुना उसने एक लंबी सांस भर ली। उसे लगा कि जैसे प्रत्युषा ने उसके ऊपर कोई बाजी मार दी थी। और फिर वो सीधी गई और फरारी F80 के सामने जाकर रुक गई। और वहां जाते ही उसने कहा, मैं तो ये लूंगी। फरारी F80 भी कोई कम नहीं थी। उसकी भी टॉप स्पीड 350 से कम नहीं थी, लेकिन और उसका इंजन पावरफुल था और उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल था। युवराज ये सोच ही रहा था कि टीना ने किस तरह की गाड़ी को चूज किया है, क्या वो उसे संभाल भी पाएगी या नहीं। युवराज को इस तरह देखकर दोनों लड़कियां हैरान थी। तभी युवराज ने उनसे पूछ ही लिया, तुम दोनों ने ये गाड़ियां तो ले ली, लेकिन क्या तुम्हें इन्हें कंट्रोल भी कर पाओगी? क्योंकि बुगाती दीवो और फरारी F80 बहुत ही मजबूत गाड़ियां हैं और इनका इंजन बहुत ही ज्यादा मजबूत है। क्या तुम इसे संभाल पाओगी? दोनों लड़कियों ने एक साथ हंसकर कहा, वो तो समय ही बताएगा कौन किसे संभालेगा। उसके बाद युवराज अपने पोर्श GTS के पास गया और उसने कहा, मुझे तो मेरी एज यूजुअल पोर्श GTS ही चलानी पसंद है। उसके बाद वो तीनों अपने अपनी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी की गर्जना इतनी तेज हुई कि पूरा गैराज ही एकदम से गरज उठा। तीनों गाड़ियां एक एक करके धीरे धीरे बाहर निकलने लगी थी। जैसे ही वो लोग तीनों गैराज से बाहर आए, युवराज ने तीनों को माइक्रोफोन सेट किया और पूछा, क्या तुम लोग तैयार हो? दूसरी तरफ से भी आवाज आई। दोनों लड़कियों ने कहा, हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं। उसके बाद युवराज ने GPS सेट किया और उनको बताया कि ब्लूबेरी होटल यहां से करीब 20 किलोमीटर दूर है। जो पहले पहुंचेगा वो रेस जीत जाएगा। अब कौन जीतेगा रेस, कौन पहुंचेगा पहले, जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, 452वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे ही वो लोग बाहर आए, तीनों ने अपनी लाइन में एक गाड़ी लगा ली और युवराज ने माइक्रोफोन सेट किया और कहा, क्या तुम दोनों तैयार हो? दूसरी तरफ से दोनों लड़कियों की आवाज आई, हाँ, हम तो कब से तैयार हैं। उसके बाद युवराज ने माइक्रोफोन पर ही काउंटडाउन शुरू कर दिया। 1, 2, 3, स्टार्ट। और जैसे युवराज ने स्टार्ट बोला, तीनों की गाड़ियां एकदम से गरज उठी और कुछ ही सेकंड में तीनों ने रफ्तार पकड़ ली थी। सड़क पर बिल्कुल चीरती हुई जा रही थी, लेकिन युवराज ने अपनी स्पीड को जानबूझकर कम रखा हुआ था। वो बखूबी जानता था कि रेस जीतने के लिए उसे 180 किलोमीटर प्रति घंटा चलना होगा और वो आराम से चल रहा था। उसके आगे प्रत्युषा अपनी बुगाती दीवो को लगातार कंट्रोल से दिखा रही थी और बड़ी अच्छी गाड़ी चला रही थी। वहीं टीना की आंखों में भी जुनून था। वो इस रेस को सिर्फ इसलिए नहीं जीतना चाहती थी कि उसको रेसिंग आती है, वो इसलिए जीतना चाहती थी कि वो प्रत्युषा के सामने साबित कर सके कि वो युवराज के लिए बेहतर पार्टनर है और युवराज की असली वाइफ की अधिकार वही है। वो अपनी गाड़ी को कुछ अलग ही तरीके से चला रही थी। कुछ ही देर में वो लोग 10 किलोमीटर कब पार गए पता ही नहीं चला और रेस अब पूरी तरह से टीना और प्रत्युषा के बीच में आ गई थी, क्योंकि दोनों की गाड़ियां लगभग कभी एक बार वो आगे जाती तो कभी एक बार वो। स्पीड भी उनकी 300 के आसपास चल रही थी। लेकिन जैसे ही सामने एक मोड़ आया, प्रत्युषा ने तो बड़ी ही समझदारी से उस मोड़ को पार कर लिया और कोई भी गलती नहीं की, क्योंकि वो तो पहले से गाड़ियां चलाने का शौक रखती थी और हमेशा रेसिंग करती थी। लेकिन टीना ने भी आखिरकार उस मोड़ को पार तो कर लिया था। फिर भी उसकी गाड़ी का पिछला हिस्सा थोड़ा सा फिसल गया था। वो संतुलन तो उसने खो दिया था। यह उसकी छोटी चूक थी, लेकिन उसकी जिंदगी की बड़ी चूक हो सकती थी। फिर भी उसने गाड़ी को लगभग संभाल लिया था। कुछ ही देर में रास्ता थोड़ा सा रह गया था।
लगभग 2 किलोमीटर दूर होटल से उनकी गाड़ियां रह गई थी। प्रत्युषा ने गाड़ी की स्पीड को और बढ़ा दिया। गाड़ी की स्पीड 370 को पार कर चुकी थी और वो लगातार बस कुछ ही सेकंड में होटल के पास पहुंचने वाली थी। उसने पीछे देखा कि टीना भी कुछ दूर नहीं थी और सिर्फ 150 मीटर उससे दूर थी। लेकिन जैसे ही एक सेकंड और हुआ, एकदम से प्रत्युषा की गाड़ी होटल ब्रूबेरी के सामने आकर रुक गई। वो जीत गई थी। टीना को एकदम से पता ही नहीं चला कि एक ही सांस में टीना की गाड़ी पीछे कैसे रह गई और प्रत्युषा कैसे जीत गई। टीना को यह हार स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर भी वो कुछ कह तो नहीं रही थी, लेकिन उसके शरीर और उसके माथे पर पसीना आने लगा था। उसे पता लग रहा था कि वो जलन से आग बबूला होती जा रही थी। धीरे धीरे युवराज भी वहां पार्किंग में आ गया था। उसने अपनी गाड़ी रोकी और उतरते ही प्रत्युषा की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तो राजकुमारी जी, आप जीत गई। प्रत्युषा ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराकर कहा, कभी कभी रेस सिर्फ जीतने के लिए नहीं होती युवराज, कभी कभी रेस खुद को पहचानने के लिए भी होती है। युवराज ने उसकी बात को पूरे दिल से महसूस किया, लेकिन जैसे उसने टीना के चेहरे की तरफ देखा, टीना का चेहरा एकदम से शिकन से भरा हुआ था। वो महसूस कर रहा था कि टीना अभी भी उससे जल रही थी। लेकिन युवराज ने माहौल को थोड़ा ठंडा किया और कहा, चलो ठीक है, अब चलो, अब दीदी अंदर इंतजार कर रही है। उसके बाद वो तीनों धीरे धीरे होटल ब्लूबेरी के अंदर जाने लगे। वहां पर बड़ा ही अच्छे तरीके से टेबल नंबर 7 सजाया गया था और काव्या, सिंधु, बिंदु, राशि अपने अपनी कुर्सियों पर बैठी बातें कर रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, युवराज भीतर आया और सबकी निगाहें उसी की ओर टिक गई। युवराज अपने मुस्कुराकर सीट की ओर बढ़ गया और वहीं एक तरफ प्रत्युषा बैठ गई और दूसरी तरफ उसके टीना बैठ गई। जैसे ही युवराज ने बिना कोई सोचे समझे ऑर्डर कर दिया। टीना ने अपने चाइनीज डिश मंगवा ली थी। जैसे ही युवराज ने प्रत्युषा से पूछा कि वो क्या ऑर्डर करना चाहेगी, तो प्रत्युषा ने कहा, युवराज, जो तुम्हें खाना पसंद है मैं तो वही खा लूंगी। मैं थाई ही ट्राई करना चाहूंगी आज। उसके बाद सभी लोगों ने शैंपेन के गिलास उठा लिए और हल्की हल्की हंसी और बातचीत पूरे माहौल में फैल गई। सब एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और अपने अपने शैंपेन को सिप सिप करके पी रहे थे। उसके बाद युवराज ने काव्या को कहा, दीदी, कल मेरी कुणाल जीजू से बात हुई थी। वो कह रहे थे कि अगर अभी तक शेयर और प्रॉपर्टी अलग नहीं की तो वो आपके पास कभी नहीं आएंगे। तो मैं सोच रहा हूं कि हम हिस्सा अलग कर ही लेते हैं। युवराज की बात जैसे ही काव्या ने सुनी, उसकी एक नजर तो टीना की ओर देखा। वो फिर मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, कल हम ही वकील के पास चलते हैं, सब कुछ लीगल तरीके से कर लेते हैं। वैसे भी मुझे अपने प्रॉपर्टी और शेयर बेचने हैं। मैंने और कुणाल ने तय कर लिया है कि अब हम कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे। वहां पर कुणाल का नया बिजनेस शुरू करने का प्लान है, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। टीना भी नीचे नजरें कर करके ये बातें सारी सुनी जा रही थी। उसको भी एहसास हो रहा था कि कहीं ये सारे शेयर बेच दे और कंपनी वहीं पर खाली ना हो जाए और टीना के हाथ कुछ ना लगे। इसी बीच टीना ने भी अपनी बात रख दी। उसने कहा, युवराज, अगर दीदी को पैसों की जरूरत है तो क्यों ना ही आप इनके शेयर खरीद लो। जैसे टीना ने यह बात कही, युवराज और काव्या दोनों हंस पड़े और काव्या ने कहा, बात पैसे की नहीं है, बात हिस्से की है। उसके बाद युवराज ने कहा, नहीं टीना, ये मुमकिन नहीं है। मैं अगर अपना पूरा हिस्सा भी बेच दूं तो भी मैं दीदी की 1/3 प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकता। पूरी सिंघानिया फैमिली की प्रॉपर्टी दीदी के नाम है, जिसमें हमारा बंगला, फार्म हाउस और कंपनी के 51% शेयर भी शामिल है। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा 2 BHK फ्लैट है बांद्रा में और 39% शेयर है। ऐसे में मैं कैसे खरीद सकता हूँ दीदी का हिस्सा। जैसे ये बात टीना को पता चली, उसके पैरों तले की तो जमीन ही खिसक गई। उसके हाथ से शैंपेन का गिलास हिलने वाला था, मगर उसने अपने आप को संभाल लिया। उसे नहीं पता था कि युवराज के पास कुछ भी नहीं है। उसे तो लगा था कि 100% हिस्सेदारी सिर्फ युवराज की है और सारा पैसा युवराज का ही है और पूरी जिंदगी मौज करेगी, ऐश करेगी। लेकिन आज सच्चाई उसके सामने आ गई थी। इसी दौरान उनका खाना भी आ गया था। सब लोग फिर खाना खाने लगे थे और सब अपने अपने खाने में बिजी हो गए थे। इधर राजकुमारी लगातार युवराज से बड़ी ही प्यार से बातें कर रही थी और उसके साथ हंसकर मुस्कुरा रही थी। टीना बीच बीच में उनकी तरफ देख रही थी और अंदर ही अंदर अपने आप में जल भुनकर राख होती जा रही थी, क्योंकि एक तो प्रत्युषा वहां पर आ गई थी और दूसरी सबसे बड़ी खबर जो आज उसे पता चली थी कि युवराज की हिस्सेदारी तो सिर्फ
39% है। अब वो क्या करेगी? उसने तो अपनी बहन को भी धोखा दिया, सिर्फ एक करोड़पति की वाइफ बनने के लिए अपनी बहन को भी मौत के घाट उतार दिया था। जैसे ही टीना अपनी सोच में गुम हुई, युवराज बार बार उसकी तरफ देख रहा था। उसके बाद युवराज ने एक और बात कही जिससे टीना के होश और भी उड़ गई। उसने कहा, टीना, मुझे ये बात तो तुम्हें पहले भी बता देनी चाहिए थी। मैं नहीं चाहता था कि कोई गलतफहमी हमारे बीच में रहे, लेकिन मैं जो हूं वो तुम्हारे सामने ही हूं। अब तुम ही बताओ, क्या हम कभी दीदी का हिस्सा खरीद पाएंगे? नहीं ना। इस बात ने टीना के दिमाग में और भी टेंशन कर दी थी। वो तो सोच रही थी कि युवराज कुछ पैसे देकर मामला सुलझा देगा और काव्या को वहां से बाहर निकाल देगा, लेकिन काव्या को खरीदना इतना आसान नहीं था। युवराज देख रहा था और समझ चुका था कि उसका प्लान असर दिखा रहा है, लेकिन टीना अपनी ही सोचों में गुम हो गई थी। वो सोच रही थी कि अब वो क्या करेगी, क्या कोई नई चाल करेगी टीना? क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, 453वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे ही उन लोगों का खाना खत्म हुआ, उसके बाद वो लोग अपने सिंगाने हाउस में वापस लौट चुके थे। काव्या अपने कमरे में चली गई थी और राजकुमारी अपने कमरे में, लेकिन युवराज और टीना के बीच की खामोशी पूरी हवेली के अंदर दम तोड़ रही थी। जैसे वो लोग अपने कमरे में आए, टीना बिना एक शब्द बोले सीधे वॉशरूम में चली गई। उसकी पाराओं की थकान से ज्यादा झुंझलाहट उसके अंदर आ रही थी। युवराज वहीं बिस्तर के कोने पर बैठ गया। कुछ देर के बाद जैसे ही टीना वॉशरूम से बाहर आई, वो अपने कपड़े उसने बदल लिए थे, लेकिन उसने एक बार भी युवराज की तरफ नहीं देखा और बिस्तर पर आकर पीठ मोड़कर युवराज की दूसरी तरफ सो गई। युवराज समझ गया था कि अब उसे बात करनी होगी। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और नरम स्वर में बोला, क्या हुआ टीना? तुम इतनी चुप क्यों हो? क्या कोई बात हो गई है? टीना ने एकदम से करवट बदली और उसका चेहरे पर गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, अब बचा ही क्या है बात करने के लिए? सब कुछ तो साफ हो गया युवराज। युवराज एकदम से चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि टीना सीधी सीधी इस तरह की बातें करेगी। उसने फिर पूछा, क्या मतलब टीना? मतलब ये कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि पूरा सिंगानी हाउस कंपनी सब कुछ काव्या दीदी के नाम पर है? मैं तो सोचती थी कि तुम ही सबके मालिक हो। टीना की आवाज में कड़वाहट भरी हुई थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो किस तरह की बातें कर रही है। ऐसी बातें करने से युवराज उसके बारे में क्या सोचेगा, लेकिन वो तो जो उसके मन में आ रहा था वही कहती जा रही थी। उसके बाद युवराज ने भी उससे सीधा सा एक सवाल पूछ लिया, टीना, इसमें बताने वाली कौन सी बात है? तुमने मुझसे शादी की थी मेरे साथ जिंदगी बिताने के लिए या फिर मेरी जायदाद के लिए? जैसे ही टीना ने यह सुना, उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है। वो चुप रही और फिर बोली, मैंने जो भी किया उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन तुमने मुझे एक भ्रम में रखा युवराज। मुझे लगा कि मैं एक ऐसी जिंदगी में जा रही हूं जिसमें सब कुछ होगा, सुरक्षा भी होगी। अब तुम कह रहे हो कि हमें ये घर छोड़कर उस छोटे से फ्लैट में जाना होगा? हाँ टीना, क्योंकि हमारी असली जगह वही है और ये घर तो दीदी का है। हम किसी के एहसान पर नहीं रह सकते। सुबह सामान पैक कर लेना और हम अपने फ्लैट में जाकर ही रहेंगे। वहां हमारी जिंदगी अपनी होगी, अपनी खुशी होगी और धीरे धीरे करके हम अपना बिजनेस भी खड़ा कर लेंगे। टीना ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और करवट बदल ली और बोली, ठीक है, मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूं। युवराज भी उसकी तरफ देखकर चुप रहा, क्योंकि वह जानता था कि टीना के अंदर जो ज्वाला थी वो ज्यादा तेज हो गई थी। वो अपने आप में कुर्ती जा रही थी। उसके बाद युवराज ने भी कोई बात करना अब सही नहीं समझा। उसके बाद युवराज भी अपने ख्यालों में गुम हो गया और वो उसको कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। लेकिन टीना अभी तक सोई नहीं थी। उसने जैसे ही युवराज को देखा कि वो सो गया है, वो एकदम से खड़ी हुई और इधर उधर टहलने लगी। उसके दिमाग में टेंशन हो रही थी। वो लगातार यही सोचती जा रही थी कि उसने इस ऐशो आराम के लिए क्या क्या नहीं किया था। अपनी बहन को ही रास्ते से हटा दिया था, अपने माता पिता पर भी हमला करवाया, अंजलि का साथ दिया और अंत में एक ऐसा झूठ बोला जो एक औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा राज होता है। उसने युवराज को पाने के लिए अपने आप पर इल्जाम भी लगवा लिया था, बस इसी सोच में कि वो एक दिन बड़े ही बेशुमार दौलत की मालकिन बन जाएगी। लेकिन जो आज उसने सुना था, उसकी आत्मा एकदम से कंपकपा गई थी।
उसने जो किया था वो सब कुछ भ्रम था। उसके पास ना तो दौलत थी और ना ही कोई सत्ता, और शायद वो अब युवराज से प्यार भी नहीं करेगी। वहीं काव्या अपने रूम में बेचैनी से रात गुजार रही थी। उसका मन भी अशांत था और बिस्तर की ओर जा रही थी। अचानक से उसका फोन बज गया। उसने जैसे ही फोन उठाया, कुणाल कॉल कर रहा था। उसको देखकर एकदम से उसकी रूह कांप गई, क्योंकि उसे पता था कि कुणाल फोन उठाते ही उससे कहेगा कि उसने शेयर बेचने का इंतजाम किया नहीं। फिर भी उसने बड़ी हिम्मत करके कॉल उठा लिया और कहा, हेलो। दूसरी तरफ से बड़े ही गुस्से भरे अंदाज में कुणाल ने कहा, हेलो हेलो छोड़ो, काव्या मुझे यह बताओ कि अब क्या करना है। क्या तुम अपने शेयर बेचने और मेरे साथ कनाडा शिफ्ट होने के लिए तैयार हो, या फिर मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज दूं। यह सुनते ही काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुणाल से अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि कुणाल के गुस्से की वजह युवराज का वो व्यवहार जिसने उसकी मर्दानगी पर चोट की थी, लेकिन आज वो खुद को लाचार महसूस कर रही थी। उसकी चुप्पी ने कुणाल को और ज्यादा भड़का दिया। उसने फिर कहा, अब क्या हुआ, बोलो ना, जवाब दो मुझे काव्या। काव्या ने अपने आप को संभालते हुए फिर कहा, नहीं नहीं कुणाल, तुम अभी कुछ मत करना, मैं तुम्हें कल शाम तक अपना फैसला बता दूंगी। ठीक है, लेकिन सुन लो, मैं सिर्फ कल शाम तक का इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं अपने लिए फैसला लूंगा। तो मेरे भाई ने मेरी बहुत बेइज्जती की है, मैं उसे इतना नहीं सह सकता। और उसके बाद उसने फोन काट दिया। जैसे ही फोन कटा, काव्या बिस्तर पर आ गई और वो लेटे लेटे सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए, किस तरीके से कुणाल मानेगा। धीरे धीरे कब उसे नींद आ गई और वो कब नींद की आगोश में चली गई, उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही सुबह हुई, पहली किरण जैसे ही घर के अंदर आई, युवराज अपने कमरे में लेटा हुआ था। जैसे ही युवराज की आंखें खुली, टीना ने अपने झट से आंखें बंद कर ली, क्योंकि टीना अभी भी सोने का नाटक कर रही थी। युवराज ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। धीरे धीरे वो चलकर काव्या के कमरे तक गया। काव्या के कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था। जैसे उसने अंदर झांक कर देखा, काव्या भी अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। अंदर जाकर युवराज ने काव्या के हाथों को थाम लिया और बोला, दीदी क्या हुआ, क्या कुणाल जीजू ने फिर से कुछ कहा है। काव्या ने चुपचाप सिर हिला दिया। युवराज को पता लग गया कि काव्या को फिर से कुणाल ने कॉल किया होगा। उसने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, दीदी आप चिंता मत कीजिए, आप अपने सारे शेयर और प्रॉपर्टी बेच दीजिए और कुणाल जीजू के साथ चली जाइए। मैं समझ सकता हूं कि कुणाल जीजू आपको लेकर कितने सीरियस हैं। काव्या ने उसकी आंखों में मना करते हुए कहा, नहीं युवराज, अगर मैंने अपने सारे शेयर बेच दिए तो कंपनी पर किसी और का नियंत्रण हो जाएगा, कंपनी किसी और के हाथों में चली जाएगी। तो क्या हुआ दीदी, मैं भी अपने शेयर बेच दूंगा और हम लोग अपनी नई जगह जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। अब मेरा भी मन यहां नहीं लगता। युवराज की बात सुनकर काव्या की आंखों में और आंसू आ गए। उसने युवराज को गले लगा लिया और कहा, ठीक है, लेकिन हम ये सिंघानिया हाउस नहीं बेच सकते। यहाँ हमारे मम्मी पापा की यादें हैं, हमारा बचपन है, और यहाँ हर परछाई जानती है कि हम उनके कौन हैं। जैसे आपकी इच्छा दीदी, जो आपको लगे वो सही है। उसके बाद युवराज ने काव्या के कंधे पर हाथ रखकर आगे कहा, दीदी अब हम इस झूठ की दुनिया में नहीं रह सकते। मैं भी अब टीना की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा और फिर उसे छोड़ दूंगा। आप भी कुणाल जीजू से बात कीजिए, उन्हें कहिए कि आप अपने शेयर बेचने को तैयार हैं। तब तक मैं किसी ऐसे पार्टनर से डील करने की कोशिश करता हूं जो पूरे सिंघानिया ग्रुप को अच्छे रेट पर ले सके। जैसे जैसे युवराज काव्या को ये बातें कह रहा था, काव्या के अंदर आत्मा टूटती जा रही थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि उनका सिंघानिया परिवार इस तरह से बिखर जाएगा, और उनके बीच में सबसे बड़ी कड़ी उनका अपना ही कोई घर वाला होगा। अब क्या करेगा युवराज और काव्या, क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों अब समय आ गया है कल के कमेंट पढ़ने का। चलिए हम पहला कमेंट पढ़ते हैं। ये पहला कमेंट किया है हमारे बनवरलाल सरन ने। ये कहते हैं वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इशफाक शाह कहते हैं, गांव बहुत अच्छा लगता है, माहौल शांतिपूर्ण है, हम एक दूसरे को पहचानते हैं, लेकिन शहर में इसका उलट है। ये बिल्कुल आपने सही बात की है इशफाक भाई, और आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे, और कमेंट भी आपने अच्छा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर लाल जी लिखते हैं, वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच मनोहर लाल जी। मुनावर अहमद लिखते हैं, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। पवन कुमार लिखते हैं, पिंड, वाह जी वाह, मौज कर दी हूं।
धन्यवाद भाई, धन्यवाद। अंकित भाई लिखते हैं बहुत बहुत बढ़िया भाई, मुबारक, थैंक यू सो मच अंकित भाई। शाहनवाज खान लिखते हैं ये कहानी बहुत ही बढ़िया है और हम लोग आपकी कहानी को हर रोज सुनते हैं। हमने पहले वाली कहानी भी पूरी सुनी थी। बड़ौत बागपत से हैं। थैंक यू सो मच शाहनवाज खान भाई। आगे कमेंट किया है राम किशोर मीना जी ने, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच राम किशोर मीना जी। आई के गुप्ता लिखते हैं कहानी पढ़ने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है आपका और कहानी भी दमदार है। बांदा यूपी से लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मस्त स्टोरी है सर ये, मैं हमेशा सुनता हूँ। प्रवीण सिंह बंजारे, प्रवीण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहानियां सुनते हैं और कहानी को शेयर जरूर कर देना। आशीष मिश्रा जी लिखते हैं बहुत सुंदर कहानी है आपकी, थैंक यू सो मच आशीष भाई। हरिराम करण लिखते हैं हरिराम मंडेला, ग्राम मानगढ़, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। आपकी कहानी अति सुंदर है। गांव में रहकर धर्म स्थलों पर हम लोग सत्संग करते हैं और बैठकर तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमें गांव में रहना अच्छा लगता है। बिल्कुल जी, गांव बहुत ही प्यारा होता है, इसलिए सभी को गांव पसंद होता है। आगे अशोका मोटर्स लिखते हैं अनिल पाटनी, जोबनार, जयपुर, राजस्थान से। थैंक यू सो मच अशोक मोटर्स जी, अनिल पाटनी जी। गुन्नू सिंह लिखते हैं आपकी कहानी सुनते हैं तो बहुत सुकून मिलता है दिल को। आपका बहुत ही अच्छा कमेंट है और मुझे बहुत ही दिल को सुकून मिला कि आपको मेरी कहानी सुनकर और मेरी आवाज़ सुनकर दिल को सुकून मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुन्नू जी। विजय गेमिंग लिखते हैं गांव, इनको गांव में बहुत अच्छा घूमना लगता है। थैंक यू सो मच विजय गेमिंग भाई। भंवरलाल शरण कहते हैं नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच भाई, गुड लक, थैंक यू स्टोरी भाई, थैंक यू सो मच। अंकित भाई मुंबई में रहते हैं, थैंक यू सो मच अंकित भाई। रामकिशोर मन्या जी लिखते हैं गांव डिस्बिया से हैं ये और इनको गांव अच्छा लगता है। शहर में सब एकाकी जीवन जीते हैं, गांव में भाईचारा है। बिल्कुल सही बात कही है सर आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। महेंद्र कुमार जी लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी भाई, थैंक यू सो मच महेंद्र जी। महेंद्र कुमार जी को गांव में मजा आता है, थैंक यू जी। मुनव्वर अहमद लिखते हैं गुड स्टोरी ब्रदर, थैंक यू मुनव्वर अहमद भाई। पवन कुमार लिखते हैं बहुत ज़्यादा, थैंक यू सो मच। आशीष मिश्रा जी, गांव का सबसे अच्छा वातावरण होता है, थैंक यू सो मच जी। गुनु सिंह जी लिखते हैं आपकी सारी कहानी अच्छी लगती है और मुझे आप कौन सा गिफ्ट देना चाहेंगे? जी मैं आप सभी के लिए गिफ्ट तो अभी तैयार कर रहा हूँ और जैसे ही अपना ये नई कहानी शुरू होगी और आप नई कहानी को प्यार देना और मैं आपके लिए जरूर से जरूर गिफ्ट तो भेजूंगा। मुझे ये पूरा है कि मैं आपको गिफ्ट तो भेजना ही है। और तब तक आप अपनी इस कहानी को और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना और अपने गांव में फैला दो अपनी कहानी को, हर किसी के पास अपनी कहानी सुना दो। अपने शहर में भी हर किसी के पास हर व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा भेजा करो, जिससे हमारी जो कहानी है वो हर किसी तक पहुंच पाए। और आज का जो सवाल था वो आपको याद होना चाहिए। मैंने आज आपसे सवाल पूछा है कि आपके गांव या आपके शहर में ऐसी कौन सी मिठाई है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। उस मिठाई का नाम लिखें और उसकी खासियत जरूर लिखें। उनके भी कमेंट मैं कल जरूर से जरूर पढ़ूंगा, जो अच्छे अच्छे कमेंट और अच्छे अच्छे मिठाई के बारे में मुझे बताएंगे। दोस्तों 454वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज काव्या के पास से उठकर बाहर चला गया था। इधर कमरे में टीना अपने आप से लड़ रही थी। वो पूरी रात से सोई नहीं थी, अपने आप को कोसती जा रही थी। उसने अपने आप से कहा, टीना तू भी ना हमेशा जल्दी में सब कुछ चाहने लगती है। देख लिया ना अब नतीजा, ना घर मिला, ना प्यार, ना ही दौलत। वो करवट बदलते हुए लगातार अपने आप को कोसते जा रही थी। फिर उसने कुछ सोचा और अपने आप से फुसफुसाई, रात की वो बातें मुझे इतनी परेशान कर रही है। क्या मैं पूरी तरह से हार गई हूं? नहीं नहीं, अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है। 51% शेयर अगर काव्या दीदी के पास हैं तो युवराज के पास 39 तो हैं। वो भी कम है क्या? अरबों की कीमत है उसकी हिस्सेदारी की और युवराज अभी भी एक बिलियनियर है। अगर मैं उसे फिर से मना सकूं, अगर मैं उसे यकीन दिला सकूं कि कुछ हो जाए उसके साथ हूं, तो शायद। उसने एक लंबी सांस ली और दोबारा से चाल चलने की कोशिश करने लगी। यह आवाज सुनते ही उसका दिल धड़क उठा था। उसे लगने लगा था कि युवराज उसकी बात मान जाएगा। ये सोचते सोचते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दोबारा से लौटने लगी थी। इधर ही युवराज काव्या से मिलने के बाद दोबारा से अपने कमरे में आ गया था। उसने जैसे ही दरवाजा एकदम से खोला, टीना को महसूस हुआ कि युवराज फिर से आ गया है। उसने झट से अपना नाटक जारी रखा और अपने मुंह को बनाया हुआ फिर से लेटने का कोशिश करने लगी। युवराज ने जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा,
उसको लग गया कि ये अभी भी नाटक कर रही है। उसने अपने आप को वहीं पर दबाए रखा और उसने उसे कुछ भी नहीं कहा। वो जानता था कि अभी भी ये चाल चल सकती है। वो सीधा अपने ड्रॉर की तरफ गया। उसने वहां से एक फाइल निकाली और मुड़कर बाहर आने लगा। जैसे ही वो बाहर कमरे से कदम रखने ही वाला था, टीना ने पीछे से धीमी आवाज में कहा, युवराज। युवराज ने भी आनन फानन में उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ओह, तो तुम उठ गई टीना। अच्छा हुआ, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, पैकिंग कर लो, हमें फ्लैट पर शिफ्ट होना है। मैं अभी भी दीदी के साथ वकील के पास जा रहा हूँ कागज की कार्रवाई पूरी करने। टीना कुछ पल चुप रही, फिर उसने एक क्षण उसकी आंखों में देखा। उसे लगा कि शायद युवराज उसकी बात मान लेगा। उसने कहा, ठीक है युवराज, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। वैसे एक बात पूछूं, अगर गुस्सा ना करो तो? युवराज ने कहा, हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो, मैं जा रहा हूँ और मैं गुस्सा नहीं करूंगा। टीना थोड़ी झेप गई, फिर भी उसने पूछा, मैं ये जानना चाहती थी कि तुम्हारी प्रॉपर्टी और शेयर की वैल्यू क्या रह जाएगी अगर तुमने 51% शेयर दीदी को दे दिए तो? उसकी इस बात से युवराज फिर से चौंक गया। युवराज को लगा था कि टीना अभी भी कोई माफी मांगने की बात कहेगी या फिर उससे कहेगी कि वो उसे अभी भी चाहती है। लेकिन टीना ने अब एक ऐसा और सवाल पूछ लिया था जिससे तो वो किसी भी कीमत पर टीना को अब सबक सिखा कर ही रहेगा। लेकिन उसने अपनी इस बात को मन में ही दबा लिया और बड़े ही मुस्कुराते हुए कहा, अरे टीना, इसमें क्या घबराने वाली कौन सी बात है? तुम्हारा पूरा हक है मेरी संपत्ति के बारे में जानने का। हमारे पास अभी भी लगभग 100 करोड़ की संपत्ति है। 100 करोड़? जैसे ही टीना ने 100 करोड़ सुना, उसका तो दिल एकदम से दहल गया। उसने अभी भी उम्मीद नहीं की थी कि 100 करोड़ उनके पास होंगे। वो मन ही मन एकदम से मुस्कुराने लगी थी, लेकिन उसे अफसोस भी हो रहा था, क्योंकि कहाँ वो 10,000 करोड़ की वैल्यू वाली कंपनी की मालिक की पत्नी थी और अब वो सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ की कंपनी के मालिक की पत्नी रह जाएगी। उसने आगे कुछ भी नहीं कहा। युवराज ने भी जब उसे कोई सवाल की उम्मीद नहीं की तो वो भी वहां से बाहर निकल गया। इधर काव्या अपने रूम में बैठकर यही सोच रही थी कि वो कुणाल को कैसे कहेगी कि वो शेयर बेचने के लिए तैयार है, और शेयर बेचने के बाद क्या कुणाल उसकी बात सही से मान लेगा और वो सारा पैसा लेकर कनाडा में नया बिजनेस शुरू करेगा, या फिर कोई और ही इसके अंदर चाल थी। उसने फिर भी हिम्मत की और कुणाल को फोन मिला ही दिया। जैसे ही कुणाल ने फोन उठाकर हेलो कहा, काव्या ने कोई भूमिका नहीं बांधी और सीधे सीधे कहा, कुणाल, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। मैं अपने शेयर बेचने को तैयार हूँ, बस डॉक्यूमेंटेशन में 3-4 दिन लगेंगे। कुणाल ने जब ये बात सुनी तो उसको तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो ये जानता था कि काव्या कभी भी नहीं टूटेगी, लेकिन अब उसको विश्वास हो गया था कि उसका तीर सही जगह पर जाकर लगा है। उसने बड़े ही शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं काव्या, अब इतना इंतजार किया है तो 3-4 दिन और कर लेंगे। जैसे ही फोन कटा, इधर काव्या तो बड़े ही गुमसुम हुए हुए बेड पर अपने आप को कोसे जा रही थी कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर दी जो उसे ये सब करना पड़ रहा है। उसे अपने भाई का साथ और अपनी कंपनी का साथ छोड़ना पड़ रहा है। इधर यहाँ पर मुंबई के एक फार्म हाउस में कुणाल बड़ा ही खुश हो गया था। कुणाल के चेहरे पर जैसे ही इतनी खुशी देखी, उसके पास ही बैठे समीर और मुकुल ने बड़े ही हैरानी से उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ कुणाल, क्या मिल गया तुम्हें? कुणाल से वो खुशी समेटी नहीं जा रही थी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, समीर भाई, समीर भाई, काव्या मान गई है। उसने कहा है कि वो शेयर बेचने के लिए तैयार है, बस डॉक्यूमेंटेशन के लिए 3-4 दिन का समय चाहिए। ये सुनते ही समीर और मुकुल के भी आंखों में चमक आ गई। समीर ने तुरंत कुणाल के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, अरे वाह वाह, तूने तो कमाल कर दिया कुणाल। ये 3-4 दिन तो वैसे ही निकल जाएंगे। अब देखना, इस पूरे सिंघानिया ग्रुप को अपने कब्जे में ले लूंगा। उसके बाद झट से समीर ने अपना फोन निकाला और बलवीर को फोन कर दिया। फोन उठाते ही उसने कहा, बलवीर भाई, खुशखबरी है। दूसरी ओर से गूंजती हुई आवाज आई, क्या बात है समीर, आज इतनी खुशी? भाई, बात ही ऐसी है, काव्या ने शेयर बेचने के लिए हाँ कर दिया। कुणाल ने तो करिश्मा कर दिया भाई। सिर्फ 3-4 दिन डॉक्यूमेंटेशन में पूरा लगेगा और फिर सिंघानिया ग्रुप आपके कब्जे में। समीर ने जैसे ही पूरी बात की, सभी के सभी जोर जोर से हंसने लगे।
वाह वाह समीर, कमाल कर दिया तुम लोगों ने। मैं अभी फार्म हाउस आ रहा है, आज रात पार्टी होगी पूरी शान से। और युवराज सिंघानिया जिसने एक बार हमारे धंधे में टांग अड़ाई, अब देखना उसका सारा साम्राज्य हमारी मुट्ठी में होगा। बलबीर की आवाज एकदम से गूंज गई। इधर से समीर ने कहा, भाई हम आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए, आज की रात खास होगी। सभी की सभी जश्न की तैयारी करने लगे थे। मुकुल ने देर भी नहीं की और पास में रखी हुई शराब की बोतल से 3 गिलास में शराब डाल ली और उसने जाम को हिलाते हुए कहा, ये लीजिए, चीयर्स कीजिए, आज इस खुशी का पहला जाम हम सब के नाम। इधर पार्टी और जश्न का माहौल, और यहाँ युवराज एक एक करके सारी फाइलें इकट्ठी करते जा रहा था। उसने बहुत सारी फाइलें इकट्ठी कर ली थी जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था, हर प्रॉपर्टी और हर शेयर के बारे में लिखा हुआ था, हर किसी की उसमें जानकारी थी। उसने सारी चीजों को एक एक करके आज सबको इकट्ठा कर लिया था। काव्या भी तैयार होकर नीचे आ चुकी थी। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन वो भी अब मजबूत दिखाई दे रही थी। जैसे युवराज ने काव्या को आते हुए देखा, युवराज ने पूछा, दीदी चलें? काव्या ने जैसे युवराज की बात सुनी, वो एकदम से ध्यान हटाई और बोली, हाँ युवराज, चलना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे ये लोग? क्या इनका सारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा? क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। और दोस्तों, आज के सवाल का कमेंट जरूर करना। आज का सवाल था कि आपको अपने गांव और अपने शहर की कौन सी मिठाई अच्छी लगती है और आपके गांव और आपके शहर में कौन सी मशहूर मिठाई बनती है, उसका कमेंट में नाम जरूर बताना और उसकी खासियत क्या है यह भी लिखना। कल के कमेंट में मैं उन सभी मिठाइयों के बारे में पढ़ूंगा जो आप हमें लिखकर भेजेंगे। दोस्तों, 455वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं की और सीधे सिंघानिया हाउस के मेन गेट तक पहुंच गए। वहां पर गाड़ी उनका इंतजार ही कर रही थी। युवराज ने दरवाजा खोला और काव्या को अंदर बैठा दिया। खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी बाहर निकल गई। पूरे रास्ते उन्होंने आपस में कोई बात नहीं की। उनके मन के अंदर इतनी चीजें चल रही थी, वो सोच में नहीं पा रहे थे कि आज वो क्या करने जा रहे हैं। इधर टीना पूरी तैयारी के साथ पैकिंग करने में लगी हुई थी। वो हर एक कपड़े को बड़े अच्छे से देखती और बैग में पैक करती। वो हर एक चीज को संभाल संभाल कर रख रही थी, लेकिन उसे बड़ा दुख भी हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी आलीशान हवेली और इतना आलीशान कमरा छोड़कर उसे यहाँ से जाना पड़ेगा और एक 2 BHK फ्लैट में रहना पड़ेगा। बड़ी मशक्कत के बाद जैसे जैसे उसने पूरा सामान पैक कर लिया था, उसके बाद उसने ड्राइवर को बुलाकर और नौकरों को बुलाकर सारा सामान गाड़ी में रख लिया। गाड़ी में रखते ही वो गाड़ी में बैठी और वहां से निकल गई। इधर युवराज और काव्या अपने वकील के पास सब कुछ पावर और अटर्नी को लेकर बातें कर रहे थे। वकील उन्हें एक एक चीज को बड़े ही तरीके से बता रहा था कि क्या चीज किसके नाम है और क्या चीज वो किसके नाम कर सकते हैं, किस तरीके से उनका बंटवारा होगा, कैसे कैसे उनके शेयर्स आपस में बटेंगे और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी कैसे बटेगी। सब कुछ एक एक चीजें उन्हें बड़े ही तरीके से समझा रहा था। धीरे धीरे कब तक शाम हो चली थी, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं चला। इसी दौरान युवराज के पास अपने 2 BHK वाले फ्लैट के नौकर का कॉल आया। फोन उठाते ही युवराज ने कहा, हाँ बोलो श्याम, क्या मैडम पहुंच गई है और तुमने सामान सही से रख दिया? श्याम ने बड़े ही घबराते हुई आवाज में कहा, सर मैडम अभी तक पहुंची नहीं है। वो तो घर से निकल गई थी, लेकिन अभी तक तो यहाँ नहीं आई। युवराज एकदम से चौकन्ना हो गया। उसने झट से फोन काटा और वो टीना को कॉल करने लगा, लेकिन टीना का फोन बंद आ रहा था। टीना फोन नहीं उठा रही थी। युवराज के दिमाग में ये बात घर कर गई कि आखिर टीना चली कहाँ गई। वो तो फ्लैट पर आने के लिए सारी पैकिंग करके आई थी और आखिर वो इतना सामान लेकर कहाँ गई होगी। इतनी ही देर में युवराज के पास यामिनी का कॉल आया। यामिनी ने फोन उठाते ही कहा, युवराज तुम मुझे अभी के अभी यहाँ चाहिए, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसके बाद उन्होंने कॉल कट कर दिया। जैसे ही कॉल कट हुआ, युवराज को एक पल भी समझने में नहीं लगा कि टीना कहाँ गई होगी। आखिर हुआ यूं था कि जैसे ही टीना सारा सामान लेकर कार में बैठी, वो बार बार अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी कि उसे फ्लैट पर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन उसका स्वाभिमान इस बात को न्योता नहीं दे रहा था कि वो अपने आप में बड़ा ही गिल्टी महसूस कर रही थी
कि वो अपने दोस्तों में और अपने आसपास के लोगों में अब क्या मुंह दिखाएगी। क्या वो युवराज की पत्नी बिल्कुल ही गरीब बनकर रह जाएगी? वो अपने आप को ये सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने सोचा कि अब वो सीधा अपने घर जाएगी, युवराज को छोड़ देगी। और जैसे ये ख्याल उसके दिमाग में आया, उसने झट से ड्राइवर को कहा और चौधरी हाउस की तरफ गाड़ी ले ली। उसके बाद वो चौधरी हाउस के अंदर पहुंच गई थी। जैसे ही वो चौधरी हाउस पहुंची, उसके हाथ में इतने सारे बैग और ये देखकर यशवंत और यामिनी जो सामने बैठे हुए थे, वे एकदम से चौंक गए। यामिनी फिर आगे आई और उसने कहा, अरे टीना, तुम यहाँ बेटा? अच्छा किया, चलो तुम आ गई। वैसे मेरा भी मन तुझसे मिलने का बहुत हो रहा था। जब से तुम ठीक हुई हो तब से हम एक बार भी नहीं मिले। यामिनी की आंखों में अपनी बेटी का प्यार को देखकर एक अलग ही चमक आ गई थी। उन्होंने टीना को गले लगा लिया और टीना बिल्कुल एकदम भावहीन थी, उसे जैसे कुछ पता ही नहीं हो। जैसे ही यामिनी ने आगे पूछा, बेटी टीना, तुम अकेली आई है? युवराज नहीं आया तुम्हारे साथ? इस सवाल से टीना एकदम जैसे नींद से उठ गई। उसने यामिनी से अलग होते हुए कहा, वो क्यों आएगा मेरे साथ? उसने मेरे साथ धोखा किया है मां। यशवंत चौधरी जो खामोश बैठे थे, वो एकदम से चौंक गए और बोले, टीना, कैसा धोखा बेटा? टीना लगातार आंसू बहाने लगी। वो तेज कदमों से अपने पिता के पास बैठ गई और बोली, पापा, उसने हमें झूठे सपने दिखाए। वो कोई करोड़पति नहीं, पूरा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ काव्या दीदी के नाम है। युवराज के पास तो कुछ भी नहीं है। उसने हमें धोखा दिया पापा। ये सुनते ही यशवंत के चेहरे पर भी एकदम से अजीब सी जड़ता आ गई। उसके भी पैरों के नीचे से जमीन खिंच गई थी। उन्हें भी नहीं पता था कि युवराज इतना गरीब होगा या उसके पास थोड़ी सी संपत्ति होगी। लेकिन यामिनी का रुख बदल गया। उसने बिना एक पल गवाए तुरंत कहा, टीना, ठीक किया तुमने जो घर लौट आई। तुम बहुत ही समझदार हो बेटी, तुमने सही निर्णय लिया है। और तुम चिंता क्यों करती हो? बहुत सारे रईस घराने के लड़के तो तुम्हारे पीछे लाइन में खड़े हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। टीना को अपनी माँ के शब्दों से थोड़ी सी राहत तो मिली, उसके टूटे दिल को कुछ कॉन्फिडेंस तो मिला। लेकिन तभी यशवंत ने कहा, नहीं बेटा, बात पैसे या रुतबे की नहीं। युवराज में काबिलियत है और वो दोबारा अपना बिजनेस आराम से खड़ा कर लेगा। तुम जानती हो उसने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। और तुम्हारे लिए उन गुंडों से भी भिड़ गया जो तुम्हें उठा कर लेकर गए थे। ये बात सुनते ही यामिनी एकदम झुंझला गई। उसने कहा, प्यार से पेट नहीं भरता जी। हमारी बेटे को आराम चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और वो लड़का उसे कुछ भी नहीं दे सकता। अब उसके पास तो खुद ही अब कुछ नहीं। अब मैं अपनी बेटे को उसके पास कभी नहीं जाने दूंगी। तभी यशवंत ने बड़े ही कठोर स्वर में पूछा, टीना, क्या तुम सही में फैसला करके आई हो कि क्या तुम उसे सच में छोड़ना चाहती हो? टीना की आंखें भर आई। उसने बिना कुछ बोले ही सिर हिला दिया। लेकिन यामिनी, वो फिर भी शांत नहीं हो रही थी। उसने टीना का चेहरा हाथों में लिया और कहा, तू चिंता मत कर बेटी, अब तुम वापस आ गई है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जा अपने कमरे में आराम कर। मैं अभी युवराज को फोन करके कहती हूँ कि टीना तुम्हें तलाक देना चाहती है। टीना ने भी हामी भरी और अपने कमरे की तरफ चली गई। यामिनी के मन में यही चल रहा था कि वो जल्दी से कॉल करे और युवराज को कहे कि वो उसकी बेटे से तलाक ले ले। जैसे उसने फोन उठाया, यशवंत ने उसके कलाई से हाथ थाम लिया और धीरे से बोला, यामिनी, इतनी जल्दबाजी में फैसला मत करो। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। तुम भी जानते हो कि युवराज बुरा लड़का नहीं है। वो हमारी बेटी का बहुत ध्यान रखता है। गलती भले हुई हो, लेकिन उसका इरादा धोखा देने का नहीं होगा। यामिनी ने एक पल के लिए उनकी आंखों में देखा और तुरंत ही चेहरा फेर लिया। उन्होंने कहा, यशवंत, क्या आपको याद नहीं है? लेकिन मुझे याद है कैसे हमारी माही बेटी हमारी आंखों के सामने से चली गई। और किस वजह से? सिर्फ इसलिए कि युवराज की जिंदगी में दुश्मनों की भरमार थी। आपने देखा नहीं कि कैसे टीना की जान जाते जाते बची। मेरी बच्ची को अस्पताल में मौत के मुंह में पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी उसके दुश्मनों को चैन नहीं था। वो उसको वहां से भी उठा कर ले गए थे। और आप कह रहे हैं कि मैं जल्दबाजी ना करूं? इधर पीछे से युवराज और काव्या दोनों घर पर आ गए थे। वो सभी चीज समझ कर आ गए थे कि कैसे कैसे उनका घर का बंटवारा होगा। लेकिन युवराज की आंखों में चिंता छाई हुई थी। उसे लग रहा था कि कहीं उसके दुश्मनों ने फिर से कोई हमला तो नहीं कर दिया, टीना को कोई उठाकर तो नहीं ले गया था। लेकिन जैसे ही यामिनी का कॉल आया, वो एकदम से चौंक गया। यामिनी ने उसे कॉल करके कहा,
युवराज, अभी के अभी घर पर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। युवराज को यह सुनते ही एहसास हो गया था कि टीना जरूर अपने घर पर गई होगी और वो कुछ गड़बड़ा करने जा रही होगी। अब क्या करेगा युवराज, और क्या टीना तलाक ले लेगी? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।